दोस्तों, ये देखिए यूपी लेखपाल का पेपर हमारे पास है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यह यूपी लेखपाल जो कि 25 दिसंबर को होने वाले थे, लेकिन कारण ऐसे डेट पड़ते गया तो अंततः 31 जुलाई 2022 को पेपर कराए गए हैं। और आपको मैं बताते चलूँ, यह पेपर बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। कैसे जिन साथियों को हमारा पेपर रहा पेपर इस प्रकार प्रश्न पुस्तिका सीरीज जो एफ थी, और ये प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट जो डी था, और ये आप देख सकते हैं इसका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक का है 2776-902 दिया है। तो ये इस हालांकि कोई भी यूपी लेखपाल का आप देंगे पेपर सेम रहेगा, क्योंकि इधर उधर प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों भाई लोग का एफ डी होगा उन सबका सेम एक ही होगा। ठीक है, पूर्णांक 100 का था। और निर्देश जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, निर्देश के बारे में भी एक बार पता कर लिया जाए। कृपया अब देख रहे हैं, कृपया वो हमारे उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक व पंजीयन संख्या जो कि प्रवेश पत्र में उल्लिखित है, परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये सब आप देख सकते हैं। ध्यान से ये सब दिया गया है। गलत प्रविष्टियों भरना अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। 5 अंकों का ये क्या दिया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि परीक्षा प्रारंभ होते ही प्रश्न पुस्तिका एवं, इसे हम नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं, OMR दिया। OMR उत्तर पत्रक की पहली भांति जाँच कर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक 1 से अंतिम क्रमांक 100 तक सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक अंतरीक्षक से बदलवा लें। 5 मिनट पश्चात ऐसी स्थिति में किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जैसा कि दिया गया कि नहीं किया जाएगा। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों का अंक समान है। सबके समान का मतलब सब एक एक नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए। ओवर राइटिंग और एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा, तथा ऐसा प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 माइनस मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है सर। प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ने पर 0 अंक दिया जाएगा। अगर प्रश्न को नहीं, जैसे कोई भी प्रश्न का आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो उसको अनुरिक्त माना जाएगा, उसको उस पर अंक नहीं दिया जाएगा, 0 अंक मिलेगा। जाहिर सी बात, कोई अंक नहीं मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे, जिनमें क्रमशः ABCD अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को OMR उत्तर पत्रक पर काले नीले बाल पॉइंट पेन से भरना है। जैसा कि आप भरेंगे वो वहाँ पे जमा हो जाती है, उसका आपको 2 कॉपी मिल जाती है। चलिए प्रश्न को, मतलब पेपर को खोला जाए, देखा जाए क्या क्या दिया गया भैया। तो पहले हिंदी की शुरुआत किया है। 25 प्रश्न हिंदी से हैं, तो हिंदी से 25 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य दिया, जैसे उसे मृत्युदंड की सजा हुई। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, इस पे लोग चला रहे थे। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। पहला, तीसरा और चौथा। पहला देखिए, उसे मृत्युदंड की सजा हुई। तीसरा देखिए, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, भी सही लग रहा है। चौथा की अगर बात किया जाए, चौथा, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। पहला, तीसरा और चौथा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध मतलब अशुद्ध को निकालना। शुद्ध मतलब देखिए बी वाला इसका सही है। अशुद्ध का मतलब समझ रहे हैं ना, जो खराब हो। देखिए पहला क्या, उसे मृत्युदंड की सजा हुई। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, ये बोलने में भी आपको गलत लग रहा है, नहीं बैठ रहा है। तीसरा देखिए, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। शुद्ध भैंस क्या होती है, अशुद्ध भैंस क्या होती है, इसमें है थोड़ी कल्पना करना है। चौथा आप देख पा रहे हैं, मेरे को उससे बात नहीं, मेरे को उससे बात नहीं करे, मेरे तेरे को हालांकि हिंदी में होता नहीं है। तो ये इस तरह से है। आप आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। खग जाने खगही की भाषा का अर्थ क्या है। पक्षियों की भाषा जाना। देखिए इसका सही जवाब है, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, यानी बी। दूसरे का बी इसमें सही है। तीसरा देखिए, हरिमोहन को रुपये देता है। इसमें कौन सा कारक पूछा गया, रेखांकित में कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक, यानी कि सी वाला सही है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है। चौथा दिया, अरुण शब्द का अनेकार्थी है, तो प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर, यानी बी वाला सही है। अब देख पा रहे हैं पांचवा, आइए। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, तो अनेकों लोग। आगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, अक्षर है। तत्सम शब्द अक्षर, आखिर का अक्षर होता है। इसके बाद पढ़ने वाला आता है, अनुच्छेद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 7 से 11 के उत्तर देना है। इसको आप पढ़ डालिएगा ध्यान से। इसको पढ़ेंगे तो पहला हमें क्या मिलेगा, 7वां का पहला, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा, असफलता को। ये हमने निकाल असफल व्यक्ति का
क्या अर्जित करता है? तो अपयश अर्जित करता है, पहला ये सही है। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से करना चाहिए, ये मैं पढ़ के निकाला था। आगे आते हैं, देखिए 10वां प्रश्न देखिए, जीवन की सार्थकता किसमें है? तो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। आगे 11वां प्रश्न देखा जाए, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो जो असफल होने पर दोबारा प्रयास नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं। 11वां के हो गया। 12वां प्रश्न देख लिया जाए, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का है, क्योंकि इसमें समायोजक का चिन्ह लगा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वीर धन अंगना, ये सही है। अगला देखिए, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का अर्थ मृत्यु के समीप होना, ये सही है। पहला 14वां का पहला सही है, मतलब इस पेपर के अकॉर्डिंग। 15वां देखिए लिखा, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप है? तो सिलाई है। और आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है मोद और हर्ष होता है, आनंद और खुशी, जाहिर सी बात हम जानते हैं। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। दिया अधोगति, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना, इसमें कौन सा सही है इसे निकालना। देखिए अधोगति दिया है, उज्ज्वल दिया है, विस्मरण दिया, हितैषी दिया है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? आप देख पा रहे हैं कि पहला दूसरा और चौथा तो सही नहीं है, पहला दूसरा चौथा पक्का नहीं सही, 1 2 3 भी नहीं सही देख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा भी नहीं सही है, तीसरा और चौथा, यानी तीसरा और चौथा विस्मरण और हितैषी क्या है? सभी शब्द शुद्ध हैं। देखिए विस्मरण सही लिखा गया और हितैषी भी सही लिखा गया, अर्थात 17वां का सी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप देख सकते हैं उज्ज्वल ऐसे लिखा नहीं जाए, उज्ज्वल ऐसे लिखा, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? हम लोग लिखे हैं ज इस पे ही हुआ फिल है, ठीक ना, इस तरह उज्ज्वल लिखा जाता है, वही प्रकार है। तो जैसे अगला 18वां प्रश्न देखिए दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए यामा एक रचना है और बाकी जो रचना होती है वो स्त्रीलिंग नहीं होती हैं, जैसे शब्द स्त्रीलिंग नहीं है तो स्त्रीलिंग नहीं है, शब्द में स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे मेरी रचना, यामा मेरी रचना है, यामा मेरी रचना है, मेरा रचना है, निम्न कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ये स्त्रीलिंग नहीं है। ये प्रश्न हमें थोड़ा सा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं? स्त्रीलिंग नहीं है यामा। मुझे देखिए इसमें स्त्रीलिंग निकालने का एक ही तरीका होता है, जैसे वो अभी कोई वर्ड ले लीजिए, जैसे वो पढ़ती है, जैसे इसमें एक शब्द से निकाला जाता है, जैसे भिक्षा दी जाता है, भिक्षा दी जाता है, जाता जाती से निकाली, भिक्षा दी जाती है, भिक्षा दी जाता तो अच्छा नहीं लग रहा। संभल जाती है, संभल जाता है, संभल जाता तो है नहीं। योजना बनाई जाती है, योजना बनाया जाता है, योजना बनाया जाता है, योजना बनाई जाती है। यामा है मेरे दृष्टिकोण से, आप देख लेंगे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो कृपण और दाता में है। जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है? यमराज। जीवन पति जो जीवन का पति, जो जीवन का मालिक हो, यमराज ही है। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है तो अति इंद्रिय है। और 22वां देख लिया जाए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह पुल्लिंग है। जैसे विवाह हो रही है, विवाह हो रहा है, नहीं विवाह हो रहा है, विवाह हो रही है। अब देखिए शब्द पुल्लिंग नहीं है, देखिए कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विवाह पुल्लिंग, विवाह हो रहा है, नहीं लोग कहते हैं विवाह हो रहा, विवाह हो रही है, इस तरह तो नहीं कहेंगे, इस तरह से हो रहा है, विवाह हो रहा है, हो रहा है मतलब पुल्लिंग। पूर्ति हो रही है, पूर्ति हो रहा है, इस तरह नहीं कहेंगे, बाकी आप समझ सकते हैं। पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे। केवल बिंदी को आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा काट बिंदी वाला नहीं रहेगा, यानी डी रहेगा। अगला देखिए, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? दुधन शासन, यानी सी वाला सही है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो लालायत की सही है। ठीक, 25 के 25 हो गए हिंदी के। हिंदी के बाद शायद मैथ है इसमें दिया हुआ है, मैथ का देख लिया जाए। 25 क्वेश्चन यानी 50 हो जाएगा। 15 संख्याओं का माध्य 30 दिया, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका नया माध्य क्या होगा? ये पूछा था, 33 लगा के निकला, आप भी लगा लीजिएगा। बहुलक पूछा, बहुलक जाहिर सी बात देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए 1 2 3 सब देख लीजिए, सबसे ज़्यादा 3 देखिए, 1 2 3 4, 4 बार दिया, 4 को देख लीजिए, 2 बार दिया है, 3 बार दिया, 4 3 बार दिया, 7 2 बार दिया है, 6 तो एक ही बार नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे 3 नज़र आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या होगा? 3 होगा, जाहिर सी बात है। फाइंड द मोड ऑफ, ठीक है, तो इसका 3 होगा। आगे देखिए 28वां प्रश्न देखिए, माध्यिका निकालना था इन संख्याओं का, तो निकला है 13 आया इसका उत्तर। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जिसका आधार 18 सेंटीमीटर। समबाहु ऐसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर 54 आएगा। अगला देखिए, बहुत ही है तो आसान ही दिया था, 30वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हालांकि आसान भी, बारहमास हम अगर पढ़े होंगे तो लगा लेंगे। सिंप्लीफिकेशन
किए होंगे तो हम जाहिर सी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए सवाल आसान है, देखिए यहीं से काट लीजिए, 3 पचे 15, 5 हो जाएगा, 5 9 45, 45 10 55, 8 5 13 63, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। आगे 31वां देख लीजिए, एक संचयी बारंबारता बटन नीचे दिया गया है, इसमें वर्ग संचयी बारंबारता दिया गया है और इसमें पूछा क्या था, निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है। तो किसकी बारंबारता अधिकता है, तो 19 से 21 की सबसे बारंबारता, 19 से 21 वाले में देख सकते हैं दोस्तों 25। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ फटाफट से रिवीजन करा दूँ आपको, मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर देख दूँ। 32वां प्रश्न दिया, 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं आप लोग, अभाज्य गुणनखंड, यानी 2240 ऐसे करके निकाल सकते हैं, और ऐसे करने के बाद उसके बाद जोड़ देंगे तो ये वाला सी वाला आएगा। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। इसका उत्तर 132 आएगा। 34वां प्रश्न देख लिया जाए, टोटल 50 प्रश्न नहीं, टोटल 100 प्रश्न है, लेकिन 25 इसके जोड़ेंगे तो 50 तक हम लोग मैच चलेंगे। 25 में 34 हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए नीचे दिया गया एक बार ग्राफ, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 34वां है जी, बिल्कुल 34वां का अगर उत्तर की बात किया जाए तो 1.4 यानी सी वाला आ रहा है। 35वां का लगा लीजिएगा, हालांकि इसका डी वाला 125 आएगा, आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है, जिनकी आय औसत से अधिक का अनुपात है, ये 5:3 का बना है। 37वां प्रश्न देख लीजिए, 37वां पढ़ लीजिए। 1994-95 से 96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत की गिरावट कितनी थी, तो 7% की थी। इसके बाद 38वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 1997-98 में कंपनी की आय में 93-94 की तुलना में प्रतिशत की वृद्धि क्या थी, तो 100, पूरा 100 थी। हिक्टोग्राम आयचित्र का एक प्रकार का होता है, तो यह आवृत्ति आरेख होता है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये वाला सही है। इसके बाद 41वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 21 से 25 की बारंबारता घनत्व तो कितना है, इसका जवाब है 4। आगे द्विघात समीकरण से क्वेश्चन दिया गया, हालांकि 8 में भी ये दिया गया, 10 में भी है। द्विघात समीकरण हम लोग पढ़े ही हैं, 10 लेवल तक मैथ है, ज़्यादा ऊंची लेवल की नहीं मैथ दिया गया इसमें। द्विघात समीकरण को हम लोग पढ़े ही हैं, ये वाला ऐसे करके प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस ए अपान ए के ऊपर ये सवाल लगेगा, तो पहला ही है इसका सही है। देख लीजिए आप लोग। अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता और 30% की हानि वहन करता, उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ है, तो यह 3380 निकल के आया है। इसके बाद 44वां क्वेश्चन देखिए, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशतता से सवाल था। इसका जवाब आपका है 11% इसमें आया है। ठीक है दोस्तों, अगला यदि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज से भी दिया गया क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC बी पर समकोण है, ABC बी पर समकोण यानी 90 डिग्री है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC ज्ञात करना था। सब ये बहुत आसान था, 5 सेंटीमीटर निकल गया है, ये तो बहुत सब लोग लगा लेंगे हमारे सभी साथी। इसमें इंग्लिश वाले में भी 5 आएगा। अब फिर आगे देखते हैं क्या पाए। 46वां क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं के HCF 11 है, उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, तो 143 निकल के आया है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना था दोस्तों। इसका जवाब, हालांकि ये मैं नहीं निकाला हूँ का, तो इसमें 5 6 इसको मैं बताया नहीं, इसको निकाला नहीं हूँ, नहीं तो अपना टिक लगा रहता मैं, चूँकि यहाँ पे जैसे बिंदी करके दिया, इसको लगता मैंने छोड़ दिया है। तो इसे आप लोग कमेंट करिएगा लगा करके, हालांकि बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। चलिए इसकी चर्चा कर लिया जाएगा। अगला देखिए 48वां दिया, समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, 360 निकला है। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होता है, तो बंद आकृति होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था, LCM, इसका जो है डी वाला 12 आ रहा है, तो आसानी था। इसके बाद मैथ ख़त्म हो गई यहाँ पे। मैथ के बाद आपका GK GS करंट अफेयर आपका चलेगा, यानी कि इतिहास से आते हैं प्रश्न, 75 हो जाएंगे। उसके बाद इसी में आपका GK GS करंट अफेयर तमाम सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए 1942 वाला पहला प्रश्न दिया है। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था,
लिथगो था, लॉर्ड लिथगो था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद दिया है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये पढ़ाया गया क्वेश्चन था सबके द्वारा, क्योंकि अभी चल भी रहा था, कोई मैं देखा बहुत से यूट्यूबर बता भी रहे थे इसे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? तो साबरमती, जो कि वहाँ पे मध्य प्रदेश, साबरमती की अगर बात की जाए गुजरात, जी वहीं पर उनका आश्रम भी था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। द कस्टम ऑफ सती वाज अबॉलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो 36 से 51 पहला सही है। इसके बाद 58वां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। किस पे है? कृषि पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो NH2 है। ठीक है सर। इसके बाद अगला है 60वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? थारू की है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 8। 62वां प्रश्न देख लिया जाए, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों के शहर के रूप में बनारस शहर को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ में किया जा रहा है, हमारी राजधानी यूपी की राजधानी में। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? ये है जिब्राल्टर के जलमंडरू। ठीक ना। और ये पढ़ता कहाँ आपको कमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हर परीक्षा में पूछ रहा है। अगला देखिए, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते? ईमेल द्वारा भेज के, जाहिर सी बात है। निम्नलिखित को मिलान करना है। निम्नलिखित को दोस्तों क्या करना है? मिलान करना है। देखिए निम्नलिखित को मिलान करने वाला चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। इसका मिलाया गया हालांकि है, तो इसका सही है ये वाला, यानी कि A से B मिलाएगा। A से B यानी कि रिहंद बांध। गोविंद वल्लभ पंत कहाँ पे है? तो दोस्तों पहला का B यानी कि रिहंद बांध है। और इसके बाद दूसरा देखिए दिया परीक्षा बांध। दूसरा का C यानी कि बेतवा पे है। और तीसरा D दिया है, तीसरा D गोविंद सागर बांध कहाँ पे है? तो तीसरा का D पे, यानी कि शहजाद नदी पे है क्या? और इसके बाद चौथा, ये कैसे इसमें हो सकता है? इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ये तो मेरे हिसाब से गलत लग रहा है, लेकिन होगा भी सही। लेकिन मैं ये में लगाया हूँ तो कोई मिला होगा मुझे लॉजिक। चलिए देखा जाए। अगला 67वां प्रश्न देखा जाए, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो ये है रिधम ममानिया सही है। अगला दोस्तों देखिए 68वां प्रश्न है। 68वां कह रहा है कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ये वाला सही है। अगला 69वां प्रश्न देखा जाए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ जी ने कहा था। और इसके बाद दिया 70 नंबर का प्रश्न दिया, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? तो ये था सर जूनागढ़। इस 70वां प्रश्न का इम्पोर्टेंट है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो दिया गया था? ऑपरेशन पोलो ये 70वां मैं किया नहीं हूँ, लगता छूट गया मेरे से, क्षमा चाहूँगा, एक बार मुझे देख लेना होगा। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो, एक मिनट दोस्तों, तो इसकी बात किया जा रहा था ऑपरेशन वाला। ऑपरेशन पोलो की कूट नाम दिया गया था, तो ये हैदराबाद की बात थी। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी? चाइना किया था हमारा, और चीन साहब ने किया था। फिर दिया है EFT का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। 72वां के 73वां प्रश्न देखिए, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बाफिन द्वीप के बारे में, बाफिन द्वीप देखिए ध्यान से, इसको मैं हम बताते चलें। बाफिन द्वीप की बात हो रही है। बाफिन द्वीप आपका कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में। इसके बाद देखिए दिया, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 19 में है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीट है। ठीक है, 75 हो गया। इसके बाद
आइए आगे अर्थव्यवस्था से देखते हैं प्रश्न है। फिर भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय प्रदान प्राप्त कर रही है? तो ये आपकी बी वाला कर रही है, यानी NSAP। ठीक है सर। अगला प्रश्न देखिए दिया है, यानी ये वाला सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, जैसे बुजुर्ग लोगों को? तो वो है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक। इसके बाद 78वां प्रश्न है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव कर रही है? तो वो सर कर रही है इसमें ये 78वां प्रश्न, ये सी वाला सही है। ठीक है। इसके बाद 79वां देख लीजिए, इसको बताइए कमेंट कर गलत होगा तो। मुझे मेरे हिसाब से सी वाला सही है। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ। ये पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान वाला। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की बात किया जाए तो अलीगढ़ भी दिया है, लखनऊ भी दिया है, हालांकि अलीगढ़ इसमें नहीं दिया तो हम लोग लखनऊ को मार देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि सी वाला। ठीक है। अगला 20 प्रश्न और बचे हैं आपके। 81वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तर जीविका को सुनिश्चित करना था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके बाद लिखा है यूपी ग्रामीण सड़क विकास योजना, यानी यूपी ग्रामीण सड़क बेरोजगार योजना की स्थापना कब की गई? UPRRDA, उत्तर प्रदेश रोड, ऐसा ही कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग। स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे दिया, सॉरी, यूपी रूरल, सॉरी, यूपी से यूपी यहाँ पे दिया है, यूपी रूरल, आर से रूरल, फिर आर से रोड, फिर डी से डेवलपमेंट, एंड ए से है आपका एजेंसी, इस्टाब्लिश, मतलब स्थापित की गई थी 2003 में। ठीक है। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020 चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? ई स्वास्थ्य पहल तो उत्तर प्रदेश, यानी कि HMIS। 50वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, लिखा भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो फार्मर फील्ड स्कूल। ठीक है ना, बी वाला सही इसका। अगला, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना है? तो यह उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम पहला। इसके बाद आगे आ जाते हैं, लिया है निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यवहार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास को पुनः एकीकरण के लिए है? तो उज्ज्वला योजना ही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यूपी मातृभूमि योजना। ठीक है। अगला 90, 10 प्रश्न इसके बाद बचेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ट्रेड, इसका मतलब होता है ट्रेड एक रोजगार होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्धारण के लिए? तो उत्पाद योजना। ठीक। अगला प्रश्न है 92 नंबर का है कि सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो 30% लगभग। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या किया गया? 30,000 देखिए दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,000 मेगावाट। ठीक है, ये सही है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोएड विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक। अगला,
95 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो ये है JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इसके बाद आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र के लिए है? तो ये सी वाला सही है, सविमित्या। इसके बाद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का नोएड विभाग केंद्र और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला देखिए 99 नंबर, इसके बाद मात्र एक ही बच रहा है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है 100वां और लास्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो PMGSY। ठीक है, मनरेगा नहीं है। तो ये था आपका पेपर, और लास्ट में देखते हैं पेपर के अंत में कैसा सिस्टम होता है। तो ये दिया आपको यहाँ पे मिलेगा कि कच्चे काम के लिए जगह है। कच्चे काम के लिए जगह का मतलब यहाँ पे रफ कार्य कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। इसके बाद ये इसका बारकोनिंग स्कैनिंग है, इसे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं पेपर ओरिजिनल है कि नहीं। PTO का मतलब पन्ना पलटना होता है। ठीक है ना, हमें आप लोग कमेंट करिएगा PTO का स्टैंड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।